बच्चों आज पीरियड में आपको बताया जाएंगे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द तो आप भली भांति जानते हैं कि जो एक शब्द का अर्थ दूसरे का जो उल्टा होता है, विपरीत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आने वाली है। समस्या का मतलब जब भी मैं आपको कोई शब्द पूछूंगा तो आप सिर्फ अर्थ पे ध्यान दोगे, लेकिन मुझे अर्थ नहीं चाहिए होता है। मुझे उस शब्द का जो एक सटीक विलोम शब्द होता है वही चाहिए। अर्थ के हिसाब से तो एक शब्द के कई कई आ जाते हैं, है ना। तो फिर अगर मैं वाले में ऐसे पढ़ाऊंगा आपको तो हम ये विभेद ही नहीं कर पाएंगे कि विलोम शब्द क्या था, पर्यायवाची शब्द क्या था। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो एक ही शब्द के 4 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। लेकिन जब हम विलोम शब्द पढ़ेंगे क्या एक शब्द के 6 आ सकते हैं? अगर देखा जाए तो एक शब्द का एक ही आना चाहिए। वो अगर आपको पता है तो पहले आप उसे बताने का प्रयास करेंगे, वरना ऐसा नहीं है कि भाई इसका अर्थ तो ये होता है और इसका अर्थ तो इससे फिट हो जाएगा तो ये इसका विलोम शब्द होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें। ठीक, पहला शब्द है, लिखते रहें और समझते रहें। जी, अतिथि। तो सभी जानते हैं अतिथि क्या होता है। और जैसे ये शब्द आया होगा तो दिमाग में इंग्लिश भाषा आई होगी, तो उसे फिर बनाने का प्रयास करेंगे हम। लेकिन हम पता मैं कह के चला हूँ ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। वैसे तो बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, वो मैं सब पहले कह चुका हूँ। एक शब्द जो आना चाहिए वो बताइए। अब इसे इस्तेमाल करते हैं अपनी बोलचाल भाषा में। अतिथि, तो इसका जो विलोम शब्द होगा बच्चों वो होगा आतिथ्य। तो मैं भी कह रहा हूँ ना शुद्ध शब्द मुझे वो चाहिए। ठीक, बाकी तुम सभी समझते हैं मेहमान, है ना। लेकिन मेहमान नहीं लिखना ना। अतिथि भाई तो हो गया होस्ट, ये क्या हो गया? गेस्ट हो गया। तो ये जो अतिथि है ये क्या हो गया? मेहमान। तो उसे क्या बोलेंगे? मेजबान। लेकिन मैं मेहमान का विलोम शब्द पूछूंगा तो मेजबान आना चाहिए ना। और मैं अतिथि का पूछ रहा हूँ और तुम फिर भी फिट कर रहे हो क्या? मेजबान। तो गलत है। ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। तो अतिथि का क्या? आतिथ्य। नहीं आता कोई बात नहीं, क्लास के बाद आना चाहिए और मात्राओं का ध्यान रखना। चलिए जी, उसके बाद है अनुज। आज बोलो। अग्रज। और हमने तो पढ़ा है धनुज भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा? बताओ, बोलो करो। मैं तो कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, ये जाऊंगा आपको मैं तो। धनुज क्या होता है? नकारात्मक शब्द है धनुज। जैसे दानव नहीं सुना? दानव, इसी तरह से धनुज होता है। इसके बुरे कार्य होते हैं, वो क्या होता है? धनुज कह देते हैं। लेकिन ये हो ही नहीं सकता। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो ये अनुज, जैसा आपने बताया, इसका आंसर क्या होगा? अग्रज ही होगा। अनुज किसे बोलते हैं? छोटा। जैसे हमारे 2 भाई हैं तो जो छोटा भाई है वो क्या है? अनुज है। तो बड़े का जन्म पहले हुआ होगा और जो पहले हुआ है वो कौन है? अग्रज है। तो अनुज का जो बिल्कुल सही विलोम शब्द होना चाहिए क्या होना चाहिए? अग्रज होना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। इसका आप विलोम शब्द तो बता ही दोगे। अल्पायु का दीर्घायु। तो मुझे इसकी वर्त नहीं लिखवाए आप, सारे ना लिखवाए, जो नाम लेकर पूछता हूँ। बता भाई अर्जुन, तेरा नंबर आया, बोल। आसान सा शब्द है। बड़ी की मात्रा घ। ऐसे बताओगे बच्चों, सही लिखवाया है ना। तो ऐसे होता क्या है कि मान लिया आप में से स्टूडेंट ऐसा है जिसे कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन भी निकल जाएगा। आप भी बता रहे हो, आप भी लिखवा रहे हो, ठीक है। सब चीज़ों का ध्यान रखो अपना। किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी होती है, और हमारा काम ये है कमी नहीं रहनी चाहिए बस किसी भी तरह से।
अल्पायु का क्या हो गया, दीर्घायु। मतलब आप जानते ही होंगे साधारण शब्द है, अल्पायु वाला, दीर्घायु वाला, जिसकी ज्यादा उम्र हो, ज्यादा आयु। उसके बाद है बच्चों अनुरक्ति, विरक्ति। इनके अर्थ सोच लो, इनके मतलब मीनिंग क्या होती है, इनके अर्थ क्या होते हैं, कैसे समझाओगे मुझे? अनुरक्ति है कि विरक्ति है, बताओ जी। कोई भी आप में से क्या मायने हैं इन शब्दों के? कोई उदाहरण देना चाहो, कुछ बताना चाहो? जैसे अनुराग मतलब प्रेम और विरक्ति वियोग के लिए आए, इस तरह से। बिल्कुल सही है। अनुरक्ति का मतलब ये होता है कि किसी क्रिया में शामिल होना मन से, वो क्या कहलाता है? अनुरक्ति। और मैं उससे अलग हट जाऊं तो क्या हो जाता है? विरक्ति। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लग भी रहा है पढ़ के कि हाँ यही विलोम शब्द होगा, कहीं ना कहीं इनकी साउंड उच्चारण भी मैच कर रहा है। नेक्स्ट है अल्पज्ञ। बोलो, बहुज्ञ लिखूं या विज्ञ लिखूं? एक तो हो सकता है विज्ञ, क्योंकि यहाँ तो आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्वतंत्र हो एक शब्द बताने की। समस्या तब होती है जब चार ऑप्शन हो आपके सामने और उनमें से एक निशान लगाना हो और चारों एक जैसे हैं, तो विज्ञ भी मिलेगा। एक अभी आप बोल रहे हो क्या? बहुज्ञ भी बोल रहे हो आप। अज्ञ तो नहीं हो सकता है ना, क्या हो सकता है? कुछ दिन पहले की बात है, मैं इसी शब्द को बता रहा था, चर्चा कर रहा था, तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने ऐसा कहा था कि ऐसा कौन सा वर्ण होता है जो धातु का भी कार्य करता है, ऐसा कुछ बोला था शायद मैंने आपसे। तो ये जो ज्ञ ज्ञानी है ये क्या है? धातु भी और वर्ण भी है, क्योंकि जैसे ए लगाया मैंने, ए क्या है? उपसर्ग। जैसे हम उपसर्ग लगाते हैं, अज्ञ का मतलब क्या हो गया? जो जानता हो या जो ना जानता हो? जो ना जानता हो। तो ये ए लगाने से तो हो रहा है, तो धातु यानी क्रिया किसका काम कर रहा है? ज्ञ, ज्ञ ज्ञानी। तो ये वर्ण भी है और कहीं ना कहीं धातु का। तो भाई अब इनमें से बताओ विलोम शब्द क्या दोगे? बहुज्ञ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो विज्ञ क्यों नहीं है? इसका ही होगा, इसका होगा नहीं होगा? अज्ञ का क्या है? विज्ञ। अज्ञ तो हो गया जो कुछ नहीं जानता, और विज्ञ जो सब जानता हो, ज्ञाता हो। और जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ, और जो बहुत जानता हो वो बहुज्ञ। चलिए उसके बाद है अवनी। अभी हम पर्यायवाची शब्द पढ़ के आए हैं, वहां भी ये शब्द आया होगा, है ना? मैंने कहा ना, ऐसे नहीं पढ़ते कभी भी, विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, पर्याय शब्द पढ़ रहे हैं, बस हमें शब्द का ज्ञान होना चाहिए। बताइए कहाँ है? धरती के लिए आता है। धरती के, और हमने लिखा भी है अवनी। ठीक, तो अवनी जो है धरती के लिए आती है। और फिर वही बात कहूंगा मैं, आकाश अगर आप बोलोगे तो आकाश का क्या होता है? पाताल, है ना? मैंने कहा ना, अर्थ के आधार पर बहुत सारे शब्द आ जाएंगे दिमाग में, शुद्ध एक ही बोलना, अंबर। ठीक, अवनी का क्या होगा? अंबर। अब अंबर आ गया। और कुछ दिन पहले मैंने अंबर आपको दो शब्द बता रखे हैं, एक तो अनुस्वार वाला और एक आधे में वाला। अगर आपको याद हो तो अनुस्वार वाला जो अंबर होता है वो क्या होता है? वो आकाश के लिए होता है। और आधे में वाला? सही बोल रहे हो, कन्फ्यूजन तो नहीं है कुछ? तो अंबर लिखूं, है के ऊपर लगाऊं? ठीक, ये जो अंबर है किसे? आकाश को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, मैं बच्चों ये नहीं कहना चाह रहा कि आप अवनी का आकाश में लिख सकते, पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप एक अच्छे एग्जाम में बैठोगे ना, तो वहाँ आकाश भी ऑप्शन में मिलेगा और अंबर भी ऑप्शन में मिलेगा, तब आपको वो दुविधा होगी। इसलिए मैं उससे बाहर निकालना चाह रहा हूँ। चीज़ों को आसान बनाना है, मुश्किल बनाना अपने ही हाथ में होता है सब चीज़ें।
तो थोड़ा सा सोच के चलना है अभी से ही, ताकि हमें दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं। तुकांत, इसका विलोम शब्द आप बता ही दोगे। ए लगाना है बस, ए तुकांत। ठीक, तो विलोम शब्द तो आप ने कर ही लिया, ए तुकांत। अर्थ समझा दो। जैसे कोई भी कविता हो, उसके अंत में जो अक्षर होता है वो तुकात्मक होता है। जिसे हम इंग्लिश में राइमिंग बोलते हैं, है ना। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई गाना, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई पहली लाइन से दूसरी लाइन मैच करती चलती है। तो वही क्या कहलाता है हिंदी में, तुक, तुक मिलाना। तो जहाँ वो राइमिंग मिले, जहाँ उनका उच्चारण मिलता हुआ सा प्रतीत हो, वो सब क्या है, तुकांत है। और मिलता हुआ प्रतीत ना हो तो है तुकांत। तो अगर मान लिया कोई कविता ए तुकांत होगी तो वास्तव में तो कविता ही नहीं होगी। गद्य में और पद में यही तो अंतर है कि जो पद है, जो कविता है, वो क्या होती है, तुकांत होती है ना। और जो गद्य होता है वो तुकांत नहीं होता। ठीक है, क्लियर है बात। आगे चलेंगे। अर्पित लिखना है मुझे, अर्पित। छोटी की मात्रा चढ़ाओ, बड़ी की? ऐसे लिखो या कुछ परिवर्तन करो? अर्पित, इसका अर्थ तो समझते हो? अर्पित, किसी लड़के का नाम भी होता है अर्पित। मतलब क्या है सर, अर्थ क्या है? अर्पित, मैंने तुम्हें अर्पित कर दिया, अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया, दे दिया, है ना। अच्छा, अर्पित में और समर्पित में क्या अंतर है? क्योंकि धातु तो आप समझ रहे हो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उपसर्ग लगने की वजह से दोनों शब्द अलग अलग हो रहे हैं। एक अर्पित है, एक समर्पित है। बताइए कुछ। समर्पित तो हम सारे ही समर्पित हो गए, और अर्पित कुछ हिस्सा। चलिए अभी आपकी बात, आप बताओ, आप और कुछ बताना चाहते हो? इन्होंने कहा कि समर्पित का मतलब है कि सारा कुछ समर्पित है ना, और अर्पित का मतलब कुछ हिस्सा, ये कहा। अर्पित तो आगे कुछ भी देना या भावना है किस चीज से रिलेटेड, लेकिन समर्पित होगा जैसे बॉडी। चलिए हम इस बात को और क्लियर करते हैं। अगर मान लिया मैं कहता हूँ भगवान के लिए, तो भगवान के लिए मैं अर्पित हूँ या समर्पित हूँ? समर्पित हूँ। तो अर्पित कोई उदाहरण दीजिए जहां मैं अर्पित का इस्तेमाल कर सकूं। अगर मैं अभी बोल रहा था मैंने तुम्हें अपना जीवन अर्पित कर दिया, जैसे जल अर्पित कर दिया, जल अर्पित करना, तो उदाहरण से तो मीनिंग क्लियर होती है, अर्थ क्लियर होता है। जल अर्पित करना, मान लिया जल कहाँ अर्पित करना, किसे अर्पित करना? बोलो, किसे अर्पित करना? मेहमान को? जल की जरूरत तो मेहमान को भी है। तो वही तो सब निकलवाना है ना मुझे, जिसे जरूरत नहीं। अब सूर्य को जरूरत है या नहीं है? अब सोचो ना मैं क्या कह रहा हूँ। हम सूर्य को क्या बोलते हैं? जल को अर्पित कर दिया, मतलब जो पूजा योग्य हो, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को महसूस करना ना आपको। ऐसे नहीं काम चलेगा, दे दिया जो प्यासा था, जो रास्ते में मिल गया, ऐसे। जो पूजा योग्य है उसके लिए क्या यूज करा? अर्पित। और समर्पित है सांसारिक। अब देखो मैंने दो शब्द बोले, एक सांसारिक, जो भी आप क्या इस्तेमाल कर रहे थे, शरीर, ठीक, एकदम अर्थ स्पष्ट हो गया कि सांसारिक के लिए क्या होता है? समर्पित। और अर्पित क्या होता है? देवी देवता दैवीय है, जो सांसारिक ना हो। ठीक है। अब अर्पित का विलोम शब्द समर्पित आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब सोचो क्या आना चाहिए? देखो मैंने बताया ना, देखो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मैच नहीं करेंगे। थे, जय, जय,
यू यू, रक्ति विरक्ति, गे गे, ये अलग हो गया, तय तय। समझ रहे हो? बहुत ही कम शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मिलते नहीं होंगे, वरना अगर आप बिल्कुल शुद्ध शब्द लिख रहे हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उच्चारण मिलके आएगा। ऐसा क्या शब्द लिखूं जिसका उच्चारण इससे कुछ मैच कर जाए, मिल जाए? आप लिखिए ग्रहित, क्या लिखेंगे? ग्रहित। अब ग्रहित में छोटी की मात्रा चढ़ाऊं या बड़ी की चढ़ाऊं? बड़ी की मात्रा। अब गए, अब बताओ। हाँ जी, छोटी या बड़ी? ग्रहित छोटी, आंसर आएगा बड़ी। ठीक, ध्यान रखना, ग्रहित में क्या आएगा? बड़ी। ठीक, तो अर्पित का क्या हुआ? ग्रहित हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद अगला शब्द है अधम। बताइए अधम का अर्थ क्या होता है? अधम सुना होगा, अधम। याद नहीं आ रहा? चलो सब विलोम शब्द लिखते हैं। ये इसका विलोम शब्द होता है जो अपने कार्यों से गलत है, गलत प्रवृत्ति का है। मैं एक शब्द नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं लाइन का सहारा ले रहा हूँ, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अधम बोलते हैं। तो विलोम शब्द क्या आ गया? उत्तम। ठीक है, ये नकारात्मक हो गया, ये स्वीकारात्मक। इसके बाद है अनक्य। बिल्कुल सही जवाब, ऐक्य। लिखना सही लिखा है ऐक्य? क्या गलती है कुछ? आधा के ही है ना सर? हाँ याद है, सही है। ऐक्य अर्थ समझा देंगे। अनक्य, ऐक्य। अनेकता और एकता अनेकता या एकता। तो अब जैसे अनक्य ऐक्य कहा है, अनेकता और एकता की तो वो तो परिभाषा या तो उसमें आना ही आना है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं किसे है? देवी देवताओं के लिए। मतलब कोई धर्म जो है क्या है? अनक्य है। हाँ, और कोई धर्म क्या है? ऐक्य है। तो बात वही है जो आप समझ रहे हो। आगे चलते हैं। एक मैं शब्द लिख रहा हूं और मुझे पता भी है कि आप आंसर क्या दोगे, लेकिन उससे बचना है आपको। प्राचीन सभी जानते हैं, और आंसर आप जो जीप पे रखा है उसे अगर आप यहाँ लिखेंगे तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, पहले क्या रखा है आपकी जीप पे वो बता दो। नवीन। अभी मैंने 6 शब्द नहीं बोल के बताया। ऐसा शब्द ढूंढना है जो कुछ मिलता जुलता हो। इतना गंभीर सोचोगे तो और भी बहुत सारे शब्द आ जाएंगे फिर तो। प्राचीन का जो विलोम शब्द आएगा वो उच्चारण ऐसा ही कुछ लेगा, और आपने पढ़ भी रखा। ऐसा शब्द नहीं है कि भाई आपने ना पढ़ा हो। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अर्वाचीन। बहुत बढ़िया। मतलब तो वही है, अर्थ तो वही है, क्या? नवीन, नया, लेकिन शब्द क्या लिखा हमने? अर्वाचीन। तो प्राचीन, अर्वाचीन।
तूने क्या बताया था थोड़ी देर पहले? नवनिर्माण। चल जो भी बता रहा था लग रहा है ना कि विलोम शब्द है, तो ऐसे ढूंढने हैं, ठीक। आसान सा शब्द आ रहा है, आरोह, अवरोह। जो हम गणित में पढ़ते हैं आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो आरोही किससे बना है? आरोह से। और जो धातु है वो क्या है? रोह। आ क्या है यहाँ? उपसर्ग। और जब मैं आरोही बोलता हूँ तो वो जो ई आता है वो क्या है? प्रत्यय। तब एक शब्द बनता है। तो आरोही में उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और धातु भी है, तब जाके बनता है आरोही या अवरोही। वैसे आरोही होता क्या है? छोटे से बड़ा, है ना? और अवरोही बड़े से छोटा होता है। उसके बाद है आकुंचन। अनुस्वार कहाँ लगाऊं? क्या के ऊपर? आकुंचन। अर्थ बताओ क्या होना चाहिए आकुंचन का अर्थ? शब्द नहीं आएगा या तो अर्थ से तो काम चलाना पड़ेगा। फिर इसका जो विलोम शब्द आएगा वो अलग हो जाएगा। जैसे अवधि का क्या हो गया था? अमृत। लेकिन ऐसे बहुत से कम शब्द होते हैं। अर्थ बताओ आकुंचन। नहीं, जिसे हम बोलते हैं सिकुड़ना, संकुंचन। कपड़ा सिकुड़ गया तो उसे क्या बोला जाता है? आकुंचन। तो धातु क्या है? कुंचन। धातु का बोलनी चाहिए तो बोलना चाहिए कुंच बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, क्योंकि नया भी लगा है बाद में कहीं ना कहीं जाके। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा प्रसारण। क्या आएगा? प्रसारण। प्रसारण में अण्या बनाऊं या नया बनाऊं? ये जो अण्या है वर्णमाला में कौन से वर्ग में आता है? अभी कल की बात है, तीसरी लाइन में। तो क्या बोला था मैंने? कचट तप। एक क है, एक च है, एक ट है, एक प है और एक प है। ऐसे याद कर लो इसे, कचट तप। तो कौन सी लाइन में आ गया? ट वाली। अमर। अजर लिखूं? अजर, अजर जो होगा वो जर का होगा ना, जो सही होना चाहिए। जर क्या होता है? जो समय के साथ साथ क्या होता चला जाए? क्षीण होता चला जाए। जिससे क्या बना है? जरावस्था। जरावस्था क्या होती है? वृद्धावस्था। तो जर से बना है। तो जब हम जर बोलते हैं तो क्या हो गया? अजर। बुक वगैरह में क्या लिखा होता? मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ और मेरा हिसाब गया तो मैं बता दिया। ठीक। अमर क्या है? और शब्द क्या है? अजर से अलग क्या है? नश्वर का आएगा शाश्वत। आंसर है मृत्यु। वर्तनी बताओ कैसे लिखो? मृत्यु नहीं बोल रहा मैं। ये है इसकी वर्तनी।
मर्त्य। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछ बैठूं कि हिंदी व्याकरण में अमर वाक्य का कौन सा अंग है, जिसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच कहता हूं, तो अमर किसके लिए आएगा? नहीं समझे मेरी बात, मैं क्या पूछ रहा हूँ? वाक्य का कौन सा अंग है जिसे मैं इंग्लिश भाषा में पार्ट ऑफ स्पीच कहता हूँ? संज्ञा है, सर्वनाम में क्या है? अमर संज्ञा है, वह अमर है, विशेषण हो गया। तो हम एक चीज को कई जैसे देख सकते हैं, हमारे में नहीं भी मिल रहा, जैसे विशेषण है, इसका आंसर भी क्या आना चाहिए? विशेषण ही आना चाहिए। हम कई चीजों से तुलना कर सकते हैं, संज्ञा का आंसर संज्ञा आना चाहिए। तो जब हमारे चाचा ऑप्शन मिलते हैं तो हमारी चीजें फिर काम आती हैं कि भाई चारों में से हमें क्या छांटना चाहिए कि हमें नंबर मिल जाए। हालांकि जैसे हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसी हिंदी की आप किसी परीक्षा में ज़्यादा अपेक्षा ना करें, है ना। लेकिन मैं तो बहुत ही डीप पढ़ा रहा हूँ आपको, वहाँ तो ऐसे भी ऑप्शन मिलते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता, वो भी आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। अभी हमने क्या पढ़ा है? अमर और मर्त्य पढ़ा है। अगला शब्द है बच्चों अधिकारी, है बहुत ही साधारण सा शब्द है, बाकी पद बहुत ऊंचा। अधिकारी, विलोम शब्द ढूंढो कि भाई अधिकारी तो सब समझते हैं, ऑफिसर, है ना। अब विलोम शब्द क्या होगा? साधारण मत कहते ना, ये अलग नहीं है, इसके जैसे ही है इसका आंसर, इसके जैसे ये आंसर। बोलो क्या बोलना चाहोगे? बस इसमें परिवर्तन कर देना थोड़ा सा, यहाँ नया लगा देना। ठीक है जी। उसके बाद अगला शब्द है बच्चों अर्थ। इसे तो नहीं समझते आप, लेकिन उसका विलोम शब्द उसे समझते हो। इसे तो मुश्किल ही समझोगे, लेकिन जो मैं इसका आंसर लिखूंगा, जो मैं इसका उत्तर लिखूंगा, उसे समझोगे आप। अर्थ हिंदी का तो है नहीं, संस्कृत का है, हिंदी में इस्तेमाल होता है, प्रयोग में लाया जाता है। इसका देखो उत्तर समझते हो आप। अब बताओ इति क्या होता है? ऐसा जब आप कभी 7वीं 8वीं क्लास में हुआ करते थे, यूपी बोर्ड, यूपी माध्यम के छात्र, और जब आप कोई परमे को सिद्ध करते थे, लास्ट में क्या लिखते थे? इति सिद्धम। तो क्या मतलब हुआ इसका? अब हिंदी में कैसे बोलोगे इसे? इति सिद्धम हो, अतः सिद्ध हुआ, अतः। तो ये जो शब्द है ये समापन को प्रदर्शित करता है, किसी चीज का समापन हो गया, कॉन्क्लूजन हो गया, कॉन्क्लूड हो गई, और ये करेगा प्रारंभ। समझ रहे? तो ये प्रारंभ के लिए आएगा और ये समापन के लिए, अंत के लिए आएगा। अथ इति। ठीक। उसके बाद है आविर्भाव। अर्थ समझाओ पहले इसका।
अच्छा ये बताओ सकारात्मक है नकारात्मक है? सकारात्मक। सकारात्मक है। अभंग प्रेरणा जैसे कोई भी मेहमान। हाँ जी। भाई भाव तो है ही, किसी को भाव देना, भावनाओं से जुड़ना, ये तो मतलब हुआ। तो इसका जो आंसर है, इसका जो उत्तर है निर्विभाव। तिरोभाव। तिरोभाव। तिरस्कार। हाँ जी, तिरोभाव। एक शब्द लिखना चाह रहा हूं मैं, आह्वान। देवताओं का आह्वान किया, आह्वान लिखवाइए। है तो लिख लेते हैं, नहीं मेरे गलती होगी दोबारा कर लेंगे। अपना ही बोर्ड है, अपने ही है। आगे बोलो। हलन लगा दें, न्यूरोजी भी लगा दी। आह्वान, ऐसे क्यों अटक रहे हो? आह्वान तो बोल लिखना है। बेटा संयुक्त वर्ण तो मना कर रखी है, तुम वही बनाने की कोशिश कर रहे हो। जो आप किताबों में देख रहे हो वही बनवा रहे हो, मुझसे भी वो बनाओ। संयुक्त वर्ण जहाँ है उसे अलग कर दो। तो जो आप अब क्या लिखूं ये बताओ? मैं लिखूं? मैं लिखूं? ये लिखवाना चाह रहे हो? सही हो? सही है। वहाँ पे बुक्स वगैरह में है के नीचे वह बना होता है वो, तो वो तो संयुक्त वर्ण है। जो ऐसे उन्होंने हलन लगवाया तो सही लगवाया। जब संयुक्त वर्ण अलग होता है तो हलन लग ही जाता है। ठीक। आह्वान आप समझते हैं, किसी को बुलाना, देवी देवताओं का आह्वान करना। आंसर क्या आएगा? सब विलोम शब्द क्या आना चाहिए? हाँ जी बोलो, सोच के बोलो क्या आना चाहिए। जब पंडित जी हवन वगैरह करते हैं तो कुछ मंत्र तो ऐसे बोले जाते हैं कि देवताओं का आह्वान किया जाए। और अगर आपको याद हो या आपने नोटिस किया हो, जब हवन का समापन होता है तो तब पंडित जी ये भी कहते हैं कि सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले जाओ, चले जाएं। आहुति दोनों प्रकार से डाली जाती है, तो वो शब्द चाहिए मुझे। और बहुत ही आसान सा शब्द है, प्रस्थान का मैं दूसरा बता दूंगा फिर। प्रस्थान किसी मनुष्य का हो सकता है ना, आप समझो मेरी बात। आह्वान किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ देवी देवताओं के लिए, तो शब्द भी देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। चलो मैं हिंट देता हूँ, देखो अभी आंसर आएगा। अगर आपको देवी माँ आती है ना घर में, या गणेश जी आते हैं, हाँ क्या आंसर? विसर्जन। जानते तो हम बहुत कुछ है, पर यह है कि हम योग वाली लाते ना, शब्द को आदत नहीं है। आह्वान, विसर्जन। उसके बाद अगला शब्द है ईश। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? पूजनीय ईश्वर है ना। चलिए जी बताइए, अब इसका विलोम शब्द क्या आना चाहिए? क्या देखो, जो भी मन में आ रहा है बोलो, जो भी मन में आ रहा है वो कहीं जो मिलता जुलता। अनीश, बहुत बढ़िया, शाबाश। अनीश, बड़ा शय, बड़ी की मात्रा न पे। ईश, अनीश, अनीश। उसके बाद है उधर्व।
सही लिखा है मैंने उधर, सही लिखा। अर्थ बताओ क्या होता है उधर का। या कोई शब्द आपके डिक्शनरी में हो, शब्दकोश में हो आपके पहले से, इससे मिलता जुलता। ऊर्ध्वाधर क्या होता है? ऊर्ध्वाधर ऐसे बढ़ते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा खींची ऊंचाई की ऊंचाई की तरफ खींची, ऐसे तो खींच दूंगा वो नहीं जाएगी ऊंचाई की तरफ, ऐसे क्यों खींची? मैथ बोल रहा हूँ, मैथ 90 डिग्री पर सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा वो कहलाती है परपेंडिकुलर। ठीक, अब बताओ आंसर। क्षैतिज। अब यहाँ मैं ऊर्ध्वाधर लिखूं तभी तो क्षैतिज लिखूं, यहाँ तो मैंने उधर लिखा है। अब क्षैतिज में से क्या हटाओगे? हटा गए तो शब्द बिगड़ जाएगा। सोच के देखो, शायद कोई वर्ड नहीं होता तो मैं जय हटा दूंगा, इसलिए इसका जो उत्तर आएगा वो नहीं आएगा। खुद दिमाग कह देता है बच्चों, थोड़ा सा बस तजुर्बा, थोड़ा सा शब्द का परिचय होना चाहिए, सब खुद दिमाग खुद पहचान लेता है। दिमाग में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब ये तो हमने इस शब्द को समझा, अब क्योंकि उसका उत्तर उससे नहीं बन पा रहा है तो कुछ और सोचते हैं। तो उधर का मतलब जैसा आप बता रहे थे ऊपर की ओर, तो नीचे की ओर को हम क्या बोलेंगे? निम्न। क्या बोलेंगे? निम्न। जहाँ हम बोलते हैं निम्नलिखित, है ना, कि भाई नीचे लिखे हुए हैं, इनका प्रयोग करें या इन्हें पढ़ें, तो उधर का है निम्न। उसके बाद बच्चों उदयाचल। उदयाचल तो दो शब्दों से मिलकर बना है, उदय और चल। तो क्या मतलब ये शब्द क्या कहना चाह रहा है कि उदय तू चल खड़ा हो? चल लिया था, ये खड़ा हो गया। क्या कहना चाह रहा है? उदयाचल सुबह के लिए आया होगा। कहना क्या चाह रहा है बताओ? उदयाचल कोई वाक्य में प्रयोग करो, आंसर आएगा, फिर उत्तर आएगा। अर्थ वही है, थोड़ा सा बोलने का फर्क हो जाता है। जो आप कहना चाह रहे हो है वही। उदयाचल का मतलब है कि जहां सूरज के निकल रहा है उस दिशा में चल, मतलब बोलने का फर्क हो जाता है। तो सब अस्ताचल। हाँ, मैं वही तो शब्द समझने का प्रयास करता हूँ। आपका आंसर आपसे निकलना चाहिए। मैं अगर यहाँ लिख दूँ, उसे कह दो रट लो, तो एक अलग बात हो जाए। लेकिन जो आप फील करके खुद बोलोगे तो भूल ही नहीं पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, वो याद ही नहीं कर रहे आप, जो चीज याद की जाएगी वही तो भूलोगे। अगर याद ही नहीं करोगे भूलोगे क्यों? अस्ताचल। उसके बाद है उद्धत। लिखो, आप लिखो उद्धत। दे दवा। दे में नीचे रे, दे में नीचे रे ऐसे नीचे जो बनाते हैं उद्धत थोड़ी बोल रहा हूँ। तो सर उद्धत, दे में बस बड़ा उद्धत, लगेगा। बस और कुछ नहीं है। ये दे और दे में ध बनता है उद्धत, भाई ये शब्द। सोचो क्या है भाई ये उद्धत। जब आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, हाँ जी। है ना? तो मैंने दैर लिखा है, ध अलग लिखा। अब बताओ नीचे से क्या था उद्धत है, तो मतलब लिया गया है कहीं से इस तरह से। वो वही याद आ रहा है आपको, उद्गृत वही याद आ रहा है जो आप रह लगवा रहे थे मुझसे। वो नहीं है। अच्छा, जब याद नहीं आता तो हम तुलना करते हैं। अब हमें याद नहीं आ रहा कि ये शब्द क्या है, तो इसके जैसा कोई दूसरा शब्द सोचो, कुछ मिल जाए, अपना आंसर आएगा। तो मैं
एक शब्द होता है उद्दंड। उद्दंड सुना उद्दंड क्या होता है? बहुत शरारती। हाँ वही है। ये जो उद्धत है ये भी वही है जो शरारती है, परेशान करने वाला है ना। अब विलोम शब्द बताओ, शब्द चेंज होगा। किसी लड़के का नाम होता है जो इसका उत्तर होता है। शालीन। कितने लड़कों का नाम सुना तुमने? शालीन हो सकता है, बाकी इतना कॉमन नहीं है। जो मैंने बताया कि जिसका आंसर आएगा उत्तर इससे अलग हो जाएगा। और एक कॉमन सा लड़के का नाम है और हिंट दूं, वैसे शुरू होता है। अरे नाम आ जाएगा। विनीत। क्या होता है? विनीत। बट नहीं लिखो विनीत। मैं भी छोटी। मैं बड़ी। ऐसे सही है। तो दफा क्या हो गया? विनीत। उसके बाद है उपमेय। मैंने तो उपमेय समझाओ मुझे, इसका विलोम शब्द तो बाद में देखेंगे क्या है। उपमेय क्या होता है ये बताएं। जिससे किसी चीज की समानता की जाए। जिससे किसी की उपमा की जाए, मतलब है ना, तुलना की जाए। तो थोड़ा सा मैं वही चर्चा कर रहा हूँ दोबारा से, या किसी के लिए पहली बार भी हो सकता है। रवि पढ़ने में कवि जैसा है। रवि पढ़ने में कवि जैसा है। तो इस वाक्य में उपमेय किसे कहो? तो आप ये कहना चाह रहे हो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। फिर कवि क्या हुआ? जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए मतलब उपमान। हाँ। तो जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय। जिससे की जाए उपमान। वो होता है उपमान। फिर दो शब्द और बोलता हूं मैं यहाँ पे। जब एक वाक्य में किसी की तुलना किसी से करते हैं ना, चार गुण होने अनिवार्य हैं। दो तो हो गए, एक तो उपमेय और एक उपमान। दो और बताओ। साधारण धर्म होता है, एक वाचक होता है। एक वाचक होता है, एक धर्म होता है। उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। बेटा बता दिए, इसने घंटे ना बजेगा। तो जैसे मैंने अभी ये वाक्य बोला, कौन सा? रवि पढ़ने में कवि जैसा है। तो उपमेय तो आपने बताया क्या? रवि। उपमान हो गया कवि। इसमें धर्म क्या है? पढ़ने में जिस बात को लेकर तुलना की जाए, जिस बात को लेकर तुलना की जाए वो क्या होता है? धर्म। और वाचक क्या है? समानता दिखाए वो शब्द, जैसे जैसा। जैसे जैसा। बात समझ में आ गई? नहीं आई? दोबारा बोलूं? भारी पड़ जा रहा है तुम लोगों को। आज तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आँख खोले जबरदस्ती बैठे बस। तो सुन रहे हो बस। मैंने कहा बच्चों, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे की जाए वो उपमान, जिससे जिस बात को लेकर की जाए वो धर्म, और तुलनात्मक शब्द जो होते हैं वो वाचक। ये चार गुणों का होना अनिवार्य है। तो उपमेय की बात कर ली हमने। अब ध्यान दो, इसका विलोम शब्द क्या है? उपमान नहीं बोलना। कभी सोचो ना भाई उपमान आ जाएगा, नहीं, वो तो शब्द ये अलग हो गया। एक हिंदी में क्या बोलना चाहिए? करता है, दूसरा क्या? कर। और मैं भी कह के आ रहा हूँ कि अगर ये विशेषण है तो ये भी विशेषण है। बहुत चीजें होती हैं पहचानने में। कुछ और सोचो, बता सकते हो क्या? इसमें कुछ ऐड होगा, चलो इसमें कुछ जुड़ेगा बस। अनुपमेय, उपमेय, अनुपमेय। कैसे लिखूं अनुपमेय को? ए, न, पे, मैं, ये, ठीक है ना? ये लिखवा रहे हो, कुछ और लिखवा रहे हो? अनुपमेय। अब जैसे मैंने अभी चार गुण पूछे हैं ना, अब दो तीन बार फिर पूछूंगा और उनसे पूछूंगा जिनकी आंख मिचरी थी अभी। उपमेय, उपमान, धर्मवाचक जो मैंने अभी समझाई थी, दो तीन बार फिर पूछूंगा।
ध्यान रखना। इस पीरियड का समय होने वाला है, भाई एक दो सब और करते हैं। उसके बाद है उत्कर्ष। उत्कर्ष बताओ जी, तो पढ़ भी रखा होगा। क्या बोल रहे हो? तो उत्थान का लड़े। हाँ जी, अनुत्कर्ष ये शब्द नहीं है, ऐसा है ये नहीं। और सोचो, देखो आप मिल नहीं रहा तो कैसे सोचा जाता है? मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं निशान कहाँ लगाऊं, कुछ पता नहीं चल रहा। आप इस शब्द को छोड़ दो, एक ऐसा शब्द सोचो जो छोटे ओ से शुरू होता है, बहुत असाधारण से। जल्दी बोलो, विलोम शब्द बताना उसको, क्योंकि उत्तर का प्रश्न आ जाएगा तो वो तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक अच्छा है शब्द उत्तीर्ण। अब इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो जब मैं विलोम शब्द बनाता हूँ छोटे होगा तो अनु आ गया, और कोई दूसरा शब्द सोचो जो ऊ से शुरू होता है। उपयुक्त, उपयुक्त का विलोम शब्द आयान। और भी कुछ सोचो। उपस्थित। अब बात पक्की हो गई, मोहर लग गई। अब बताओ यहाँ से। उसके बाद है जी उग्र। साधारण शब्द है, सभी जानते हैं। उग्र, उग्र क्या होता है? व्यवहार होता है, जिसे इंग्लिश में रूड कह देते हैं, रूड बिहेवियर, जिसे जल्दी क्रोध आ जाए, है ना, अपना आपा खो दे। उग्र का विनम्र, विनम्र होना चाहिए, बोलो विनम्र। उग्र का विनम्र जी होना चाहिए। बाकी इसे मैं नीचे लिख रहा हूँ, मैं मना नहीं कर सकता ऐसे, क्योंकि बिल्कुल अर्थ के हिसाब से कुछ सही बैठ रहा। बाकी मैं यहाँ लिखूंगा सौम्य, जो पहले नंबर पे लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सौम्य। उसके बाद एक शब्द लिखते हैं बस, उसके बाद पीरियड समाप्त। जो मैं ये सब लिखूंगा, इसका जो उत्तर है वो आपकी फिर जी यहाँ पे आ जाएगा, उससे बचना है। उर्वर क्या होता है? उपजाऊ, जो उपजाऊ भूमि होती है उसे उर्वरा कह देते हैं। तो आंसर तो बिल्कुल तैयार है बोलने के लिए। आप बोलना मत करो, क्या बोलना चाहते हो? बंजर बोलना चाहते हो ना, वो नहीं बोलना। इसका विलोम शब्द इसी से बना हो। अब निर्भर बोलोगे या अनुर्वर बोलोगे, इनमें किसे बोलोगे? एक सही है, एक गलत है, जल्दी बोलो। अनुर्वर आंसर है। वर्तनी लिखाओ पहले इसकी। अनुर्वर की कैसे लिखो? अनु लिखो पहले, अनु लिख लिया। वह, ऊपर भी रह और फिर रह, है ना, अनुर्वर। ठीक, कोशिश करिए मैंने कि वे शब्द जो आपको पता ना हो। एक दो की तो बात मैं कहता नहीं हूँ, और मैं अपने काम में कामयाब भी हुआ हूँ ज़्यादा हद तक। चलिए इस क्लास में 13